हेलो डियर। जीरियाट्रिक नर्सिंग आज का टॉपिक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड CHN। आप लोग को पता होगा CHN 2, ठीक है। दूसरा पेपर है थर्ड ईयर का। तो ये थर्ड ईयर में आपको जीरियाट्रिक नर्सिंग जो है, जीरियाट्रिक नर्सिंग वृद्ध अवस्था का नर्सिंग, यह कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, मेडिकल, सर्जिकल, एनाटॉमी, ये सब एक प्रकार से ब्रांच है ना नर्सिंग का। तो उसी पीडियाट्रिक नर्सिंग, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से जीरियाट्रिक नर्सिंग भी एक शाखा है नर्सिंग का, ठीक है। जिस प्रकार से साइकेट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग भी एक नर्सिंग का ब्रांच है, शाखा है, ठीक है। अब इसके अंदर होता यह है कि इसके अंदर जो है बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल, उपचार, पुनर्वास और स्वास्थ्य संवर्धन का काम किया जाता है, ठीक है ना। जीरियाट्रिक नर्सिंग प्रॉपर वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही बना है, बात समझिए कि नहीं। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही काम किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति का देखभाल, उसका उपचार, उसका पुनर्वास, उसका स्वास्थ्य संवर्धन का काम किया जाता है जीरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। इस जीरियाट्रिक नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल, उपचार और हेल्थ प्रमोशन और रिहेबिलिटेशन किया जाता है, किसी अदर व्यक्ति का नहीं। जिस प्रकार से पीडियाट्रिक नर्सिंग में सिर्फ शिशु, बच्चा का देखभाल किया जाता है, उपचार किया जाता है, उसी प्रकार से जीरियाट्रिक नर्सिंग में सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरियाट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, जीरियाट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य यही है कि वृद्ध व्यक्तियों को स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करना, ठीक है। रोगों की रोकथाम करना, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों में बहुत सारे कमजोरी, बहुत सारे रोग आने लगता है, तो उस रोगों की रोकथाम करना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक देखभाल करना, जीवन की गुणवत्ता, लाइफ ऑफ क्वालिटी बढ़ाना। क्योंकि होता यह है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो जिस प्रकार से बच्चा डिपेंडेंट होता है दूसरे पर, उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति भी दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगता है। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य यही है कि ऐसे व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो 60 साल या उससे ऊपर का है, उनको स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करे, उनके रोगों को रोकथाम करे, उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से देखभाल करे, सपोर्ट करे, ठीक है। उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं ताकि वह खुद से अपने दैनिक जीवन काम कर सके। यही सब इसका जीरियाट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग के क्या क्या कार्य होता है? तो देखिए, जीरियाट्रिक नर्स के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं, जैसे जीरियाट्रिक नर्सिंग के द्वारा मूल्यांकन का काम किया जाता है, असेसमेंट का, जिसमें वृद्ध मरीजों का, वृद्ध रोगी का शारीरिक स्थिति, जैसे वाइटल लेना, BP, पल्स, रिस्पायरेशन, ये सब असेसमेंट में आता है ना। कोई भी मरीज अगर फर्स्ट टाइम आता है तो उसका मूल्यांकन हम शारीरिक स्थिति से करते हैं, वाइटल लेते हैं, जिससे पता चलता है, ठीक है ना। मानसिक स्थिति, उसका मेमोरी और उसका बिहेवियर का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं कि व्यक्ति का भी पोषण का स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये सब मूल्यांकन जो है होता है, बात समझिए कि नहीं। तो ये असेसमेंट में होने वाला आप लोग को काम होता है। असेसमेंट में हम पता करते हैं, मूल्यांकन, स्थिति का जायजा करते हैं, ठीक है। तो जायजा हम लोग शारीरिक स्थिति के लिए वाइटल से स्टेटिक्स लेते हैं, मानसिक स्थिति के लिए मेमोरी और बिहेवियर का पता करते हैं, पोषण की स्थिति देखते हैं। तो ये सब स्थिति देखकर हम मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, व्यक्ति डेली का एक्टिविटी कैसे कर रहा है, इसका भी मूल्यांकन में हम लोग करते हैं। मूल्यांकन होता है, फिर प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। जब हम असेसमेंट कर लिए तो अब हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होता है, सबका अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग बीमारी होता है, अलग अलग ज़रूरत होता है। तो उस हिसाब से इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना। उसके बाद रोगी की ज़रूरत के अनुसार डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, सब अलग अलग होते हैं। तो रोगी के जो भी ज़रूरत है उनके अनुसार डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, तो ये सब प्लानिंग में आता है, बात समझिए कि नहीं।
आगे है तीसरा पॉइंट है इम्प्लीमेशन, जो प्लान बनाया है अब उसे हमें कार्यान्वयन करना है। तो नर्स के द्वारा इम्प्लीमेशन का कार्य होता है जीरियाट्रिक नर्सिंग में, जैसे जो भी दवाइयाँ का प्लान बनाए हैं तो दवाइयाँ देना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, एक्सरसाइज और मोबिलिटी में मदद करना, बेड शोर का प्रिवेंशन करना। तो यहाँ पे काम किया जाता है, नर्स के द्वारा काम किया जाता है। क्या क्या काम किया जाता है? दवाइयाँ देना, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता मेंटेन करने में मदद करना, एक्सरसाइज और मोबिलिटी में मदद करना, बेड शोर का रोकथाम करना। तो ये सब किया जाता है यहाँ पे नर्स के द्वारा, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो ये सब इम्प्लीमेशन हो गया। चौथा काम होता है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का काम होता है। तो यह देखना कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इम्प्रूव या डिटीरियोरेशन नोट करना, समझ गया ना। यानी यह देखना कि जो हम काम किए हैं, प्लान बनाए हैं, इम्प्लीमेशन काम किए हैं, वह इफ़ेक्टिव रहा है या नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर कितना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसको नोट करना। मूल्यांकन में ही ना देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, समझ गए। हम ये देखते हैं कि जो हम किए हैं काम वो इफ़ेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। तो ये सब मूल्यांकन में पता चलता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा कहने का मतलब होता है कि हम वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देने का भी काम करते हैं, जैसे प्रॉपर डाइट के बारे में जानकारी देना, फॉल प्रिवेंशन करना यानी गिरने से बचाना, और मेडिकेशन एडहेरेंस देना, ठीक है ना। तो हेल्थ एजुकेशन में हम मरीज को प्रॉपर डाइट के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। गिरने से वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो गिर सकता है, शरीर में उतना ज़्यादा मजबूती नहीं रहता है, तो गिरने से रोकथाम कैसे करना है। मेडिकेशन एडहेरेंस यानी मेडिकेशन में त्रुटि न हो, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। तो ये सब स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, ओके। आगे काम किया जाता है इमोशनल सपोर्ट का, भावनात्मक सहयोग देने का काम नर्स के द्वारा ही किया जाता है। देख लीजिए, लोन लाइनेस कम करना, अकेलापन कम करना, फैमिली काउंसलिंग करना, ठीक है, मरीज को इमोशनली जो है मानसिक रूप से सहायता करना, ठीक है ना, उसके बातों को समझना और उत्तर देना। तो इमोशनली सपोर्ट जो है ज़रूरी हो जाता है एक वृद्ध व्यक्तियों के लिए। सातवां पॉइंट है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन। अब पुनर्वास के लिए भी काम किया जाता है, जैसे मरीज को फिजियोथेरेपी सपोर्ट करना, डेली लिविंग स्किल इम्प्रूव करना कि व्यक्ति डेली अपने दैनिक जीवन को कैसे जिए, इसके लिए स्किल इम्प्रूव करना। बात समझिए कि नहीं। तो ये सब जो है रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाता है। तो एक नर्स के द्वारा जीरियाट्रिक नर्सिंग में ये सारे काम किया जाता है। तो आपको जो है एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है। देखिए, मैं जो भी पॉइंट पढ़ाता हूँ उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ गए। बिना दिमाग में रखे हुए कुछ नहीं होगा। आप पॉइंट दिमाग में रखिए और उस पॉइंट को अपने आप डील कर पाएंगे। इसीलिए मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आप पॉइंट याद रखें और उस पॉइंट को खुद से आप डील कर सकें, समझ गए। जैसे कॉमन जीरियाट्रिक प्रॉब्लम, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जीरियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। जीरियाट्रिक नर्सिंग में होने वाले समस्याओं का वर्णन करें, ठीक है, समस्याओं की सूची बनाएं। तो हम वो समस्या लिखेंगे जो वृद्ध व्यक्तियों में अक्सर देखने को मिलता है, वो समस्याओं को सूची बनाएं। तो देखिए, जो वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसको सारे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाता है, जितने भी बॉडी में तंत्र है, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम हो, उसमें भी समस्या आ जाता है, चाहे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, उसमें भी दिक्कत आ जाता है, समझिए कि नहीं। चाहे आपका जो है यूरिनरी सिस्टम है, उसमें भी दिक्कत आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दिक्कत आ जाता है। तो सारे सिस्टम में आप लिख दें और उसमें समस्या लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम में समस्या यानी श्वसन तंत्र की समस्या, तो श्वसन तंत्र की समस्या में क्या क्या होगा, व्यक्ति जो है ऑक्सीजन व्यक्ति को कम लेता है, ठीक है ना, व्यक्ति का जो श्वसन की क्रिया है वह जो है व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, श्वसन की समस्या बनी हुई रहती है, ठीक है ना। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में ये सब होता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगता है जब एज ज़्यादा होता है तो, ठीक है ना। उसी प्रकार से कार्डियोवास्कुलर दिक्कत होता है, वृद्ध व्यक्ति जब एज बढ़ता है तो व्यक्ति को जो है हाइपरटेंशन का समस्या होता है, उच्च रक्तचाप का, व्यक्ति का हार्ट की समस्या आने लगता है,
हार्ट स्लो काम करने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम समस्या व्यक्ति को जो है कार्डियोजेनिक बीमारी होने लगता है। तो ये सब वृद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो जितने भी बॉडी में तंत्र है वो सारे तंत्र में समस्या होता है। जैसे उत्सर्जन तंत्र, तो मरीज ने ठीक वृद्ध व्यक्ति जो होता है तो देखते होइएगा उसका यूरिन त्यागने का कोई समय नहीं है, हल्का हल्का यूरिन होगा, ठीक है। उसका जो बाथरूम होता है वो भी ठीक ढंग से नहीं होगा, कभी स्टूल जो है काफ़ी पतला, कभी काफ़ी सख्त, कब्ज बना रहता है। तो एज होने पर ये सारे आने लगते हैं। तो ये सब उत्सर्जन तंत्र की समस्या है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से हम ज़्यादा तंत्र वाला नहीं लिखे, मैं आपको बता दिया हूँ। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप ज़रूर वो सब लिखिएगा। हम सीधा जो है यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉब्लम में शारीरिक समस्याएं, ऐसे मरीज को वृद्ध व्यक्तियों को शारीरिक समस्याएं आता है। जैसे मरीज को अर्थराइटिस, शारीरिक समस्या में जोड़ों में दर्द सब होने लगता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, विजन प्रॉब्लम जैसे कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, ये सारा समस्या शारीरिक समस्या व्यक्ति को होने लगता है जब वृद्ध हो जाता है। तो नहीं देखते हैं, जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसको जोड़ों में दर्द पकड़ लेता है, गठिया, उसको हाइपरटेंशन की समस्या, उसको मधुमेह की समस्या, उसको विजन की प्रॉब्लम, ये सारे जो है एज फैक्टर वाला बीमारी होने लगता है, ठीक है। तो ये शारीरिक प्रॉब्लम शरीर से जुड़ी हुई समस्या। आगे चलते हैं, जैसे हियरिंग लॉस भी होने लगता है, वीकनेस एंड फैटिग, कमजोरी और थकान भी होने लगता है एज के साथ। तो ये सब शारीरिक समस्या है, ठीक है। मेंटल मानसिक समस्या होने लगता है मरीज को, जैसे मेमोरी का लॉस होना जिसे डेमेंशिया बोलते हैं, व्यक्ति डिप्रेशन अवसाद में चले जाता है, व्यक्ति चिंता में एंजाइटी में सताने लगता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने लगता है। तो ये सब मानसिक समस्या जो एज के साथ होने लगता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है लिखना है। आगे है क्रॉनिक डिजीज होता है जो लंबे समय की भी बीमारी रहता है एज होने के साथ, जैसे हार्ट डिजीज, ठीक है, स्ट्रोक, COPD, कैंसर। तो एज बढ़ने के साथ एक क्रॉनिक डिजीज भी होने की समस्या व्यक्ति में होने लगता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, पोषण से संबंधी समस्या, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण मरीज को होने लगता है वृद्ध व्यक्तियों को। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होने लगता है, ठीक है। विटामिन डिफिशियंसी, एज बढ़ने के साथ विटामिन की भी कमी होने लगता है। तो ये सब न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो एज बढ़ने के साथ जो है व्यक्ति के अंदर आने लगता है, ठीक है, याद रखिए। पांचवा पॉइंट है मोबिलिटी प्रॉब्लम, चलने फिरने में समस्या, एज बढ़ने के साथ व्यक्ति को वॉकिंग, चलने फिरने दौड़ने में भी समस्या आता है। जैसे फॉल रिस्क, गिरने की रिस्क खतरा रहता है व्यक्ति को, चलते चलते गिर जाना, ठीक है। बैलेंस न बना पाना यानी स्थिति नहीं बना पाना, फ्रैक्चर के समस्या, ये सारे समस्या जो है मरीज को जो है मोबिलिटी से जुड़ी हुई, मूवमेंट से जुड़ी हुई समस्या वृद्ध व्यक्तियों में रहता है, अक्सर देखने को मिलता है। आगे है स्किन का प्रॉब्लम, मरीज को स्किन काफ़ी झुर्रीदार हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, जिससे बेड सोर का खतरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है होने लगता है। सातवां पॉइंट है इलिमिनेशन प्रॉब्लम, यानी उत्सर्जन की समस्या होने लगता है। जैसे व्यक्ति को कब्ज बनना, यूरिन सही से नहीं आना, रुक रुक के आना, ये सब जो है एलिमिनेशन उत्सर्जन से जुड़ी हुई समस्या व्यक्ति को होता है। कुछ सामाजिक समस्या भी होता है, जैसे व्यक्ति अकेलापन महसूस करना, ठीक है ना, निगलेक्ट बाई फैमिली, परिवार वृद्ध व्यक्ति जो होता है देखते होइएगा बहुत सारे वृद्ध व्यक्तियों में परिवार में उसको निगलेक्ट कर देता है, ठीक है ना, सही से नहीं देखभाल कर पाता है परिवार के लोग वृद्ध व्यक्तियों को। और आर्थिक समस्या, जब वृद्ध व्यक्ति होता है तो कितना भी क्यों नहीं उसको पेंशन आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, फिर भी उसको आर्थिक समस्या जूझने लगता है, क्योंकि एज होने पर व्यक्ति पर दूसरे का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो सामाजिक प्रॉब्लम और बाकी इसी में जितना भी मैं तंत्र बताया हूँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, समझ गया कि इंडोक्राइन सिस्टम हो, सारे सिस्टम में भी गड़बड़ी आ जाता है। तो आप सबको लिस्ट बना के लिख दीजिएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो ये रहा आज का जीरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर होने वाला काम। और जीरियाट्रिक नर्सिंग में जीरियाट्रिक
प्रॉब्लम कौन कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।